All right. Were you able to listen to the advantages and disadvantages of delegation? Hello. Maha, were you able to listen to the advantages and disadvantages of delegation? Yes, sir. Yeah. All right. So we will move forward now. Okay. अब हमने जब ये बात कर ली तो देर आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब वो फैक्टर्स क्या होते हैं? हमने ये बात की थी कि स्मॉल फर्म्स जो हैं, सबसे पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ द फर्म. अगर स्मॉल फर्म होगी तो उसका जो है उसको मैनेज करना बड़ा आसान होगा और उसके अंदर कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा. दे वुड हैव एन अनरिटन स्ट्रक्चर जो कि इनफॉर्मल होगा और स्टाफ को खुद ही एक तरीके से आइडिया होगा कि हम किसके अंडर हैं, या अगर नहीं भी होगा तो दे नीड टू वर्क अपॉन इट. मतलब उनकी अरेंजमेंट जो है वो खुद ही बन जाती है. ठीक है. तो इस चक्कर में वी विल से दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस या फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द साइज ऑफ अ फर्म. अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ओनर होता है तो सबने ओनर को रिपोर्ट करना है, किसी ने कहीं और रिपोर्ट नहीं करना. So if I'm working with my father in a business, so I know for a fact that every employee working under him will definitely come to him for any sort of a problem or any sort of a suggestion. ये होता है entrepreneurial structure, जिसके अंदर आप जो स्मॉल फर्म्स में यूज होता है, जिसके अंदर सारा काम जो है वो ओनर के पास होता है एंड ओनर इज द वन हु विल टेक ऑल द डिसीजंस. अदर पीपल कैन ओनली हेल्प दैट पर्सन आउट. ठीक है. इसलिए ये एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज फर्म्स में नहीं यूज होता, ये स्मॉल फर्म्स में ही होता है. ठीक है. तो अगर तो आपको एज अ स्मॉल फर्म इफ यू वांट टू ग्रो, तो क्या कर सकते हो कि आप या तो एक मैनेजर अपॉइंट करो या सुपरवाइजर अपॉइंट करो जिसका काम हो कि वो इन सारी चीजों को देख सके और शायद डेलीगेशन भी कर सके टू सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है. अब इन्होंने 14.6 में एक आपको गैराज का एग्जाम्पल दे दिया कि हमने छोटे बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश की और उसके अंदर हमने ये कोशिश की कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से यूज हो जाए कि एक ओनर हो, फिर वो ओनर जो है वो दो तरीके से दो मैनेजर्स अपॉइंट कर दे, एक कार सेल्स हो और एक कार रिपेयर्स हो. फिर उसके अंडर बहुत सारे लोग सेल्स स्टाफ के हों और बहुत सारे लोग कार रिपेयर्स में मैकेनिक्स के हों. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इज क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द फर्म. ठीक है. सिमिलरली अगर वो ये चीजें कर लेता है तो उसका अदर फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, उसका अदर फैक्टर्स ये हो जाते हैं मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है और मैनेजर्स का कल्चर क्या है. अगर आपकी जो हमने थ्योरी एक्स पढ़ी थी उसके अंदर हमने कहा था कि अगर तो आपका सीनियर मैनेजर थ्योरी एक्स अडॉप्ट करता है तो उनके स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल्स होंगे हायरार्कियल स्ट्रक्चर में. उसका मतलब है एक बंदे के अंडर एक दो तीन मैक्सिमम लोग होंगे. और अगर थ्योरी वाई अडॉप्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसके लेवल्स ऑफ हायरार्की कम होगा और वो जो है वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे जाएगा. दैट मीन्स के कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन पे बहुत डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, साइज ऑफ द फर्म. सेकंड इज स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट. क्या होता है
फिर अदर फैक्टर्स में आ जाता है रिट्रेंचमेंट कॉज्ड बाय इकोनॉमिक रिसेशन और इंक्रीज्ड कंपटीशन माइट लीड टू डिलेइंग टू रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर आपका रिसेशन चल रहा है और आप ज्यादा लोग हायर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपकी लेवल ऑफ हायरार्की भी कम होगी और चेन ऑफ कमांड भी कम होगी। तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है। फिर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक्सपैंड करना है तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो है वो इसी में ग्रो करने का है, मतलब विद इन द फर्म, सो प्रोबेबली यू वुडंट हैव सच अ लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर एक चीज होती है अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर आप जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे जाते हो जिसके लिए कम वर्कफोर्स की जरूरत है या बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, तो प्रोबेबली यू विल हैव अ लेस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब लेस का मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि टॉल स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपका शॉर्ट होगा, क्योंकि यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ पीपल, इंस्टेड यू आर गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं that are defined over here, that is the organizational principles. The first is the greater the number of level of hierarchy, the longer the chain of command. भाई जितनी लेवल ऑफ हायरार्की बढ़ाते जाओगे उसका मतलब है उतने लोग नीचे आते जाएंगे एंड दे विल हैव टू बी पास्ड अपॉन द मैसेज एंड द डिसीजन। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि कम्युनिकेशन मुश्किल हो सकती है और स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा कम होगा। मतलब एक बंदे के अंडर एक लोग, दो लोग, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग। यू शुड हैव एटलीस्ट 4 to 5 पीपल, ताकि वो काम डेलीगेट करने में उनके लिए आसानी हो, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या आ सकती है, और प्रॉब्लम ये आ सकती है, वही डेलीगेशन बता दिया। जूनियर लेवल स्टाफ की मोटिवेशन जीरो होगी क्योंकि वो बहुत ही नीचे चले जाएंगे। आपकी बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाएगी बिकॉज जो मिडिल मैनेजर्स हैं उनको भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे एंड इट्स कॉस्टली टू accommodate them. The next point is problems associated with a tall structure is delaying the answer। इसका मतलब ये है कि जब आपका हायरार्कियल स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, टॉल हो जाता है और उसके अंदर कम्युनिकेशन और एम्प्लॉय मोटिवेशन प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर सीनियर मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो एक होल लेयर ऑफ मैनेजमेंट को निकाल देते हैं ताकि आपका शॉर्टर स्ट्रक्चर बन जाए। इसको डिलेयरिंग बोलते हैं, द लाइक रिमूविंग दीज पीपल, रिमूवल ऑफ वन और मोर ऑफ द लेवल ऑफ हायरार्की फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अब ये तो लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप एकदम बोलो कि हमने ऐसे पूरी स्टाफ को निकाल दिया। बहरहाल इसके सर्टेन एडवांटेजेस ये हैं कि आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, आपकी चेन ऑफ कमांड कम हो जाएगी जिससे कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा तो आप डेलीगेशन ज्यादा कर सकते हो, और ओवरऑल वर्कर की मोटिवेशन बढ़ जाएगी। द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड, जो दैट वर अ प्रॉब्लम ऑफ द टॉल हायरार्कियल स्ट्रक्चर। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, ये एक टाइम तो अच्छा लगेगा कि कॉस्ट कम हो गई, लेकिन फिर आगे से ये प्रॉब्लम बनती जाएगी। आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा फॉर मैनेजर्स जो कि रुक गए हैं, और लोगों को ये एक डर बैठ जाएगा दैट इवेंचुअली द फर्म कैन किक अस आउट एट एनी पॉइंट इन टाइम टू कट कॉस्ट। तो उनकी जॉब सिक्योरिटी जब खत्म हो जाएगी ना बेटा, सो दे विल एक्चुअली गो फॉर द फैक्ट कि हम उस जगह पे जाएं जहां पे जॉब सिक्योरिटी हो और ये डर मौजूद ना हो कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम जब बात कर रहे थे फैक्टर्स की, तो अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेलीगेशन जो है ना, उसका मतलब होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी दे रहे हो टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, जिन जो उनको मतलब दे हैव द पावर टू अंडरटेक दीज जॉब्स एंड मेक डिसीजंस नेसेसरी फॉर दीज जॉब्स टू बी कंप्लीटेड। अगर इसको उन्होंने अच्छे से नहीं किया तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है, ठीक है। मतलब दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट, और उनकी बुरी परफॉर्मेंस पे दे कैन बी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करोगे
तो मैनेजर जब आपको डेलीगेट करता है अथॉरिटी बट नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द ब्लेम फॉर अंडर परफॉर्मिंग और मिस्टेक्स विद इन द डिपार्टमेंट शुड रेस्ट विद द मैनेजर। अगर मैनेजर ने आपको काम दिया है लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो प्रॉबेबली ये होगा कि अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो मैनेजर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि अगर आप ये कहते हो कि उनको आप अकाउंटेबल नहीं ठहराओगे तो ऑब्वियसली दे वुड नॉट वर्क टू देयर फुल पोटेंशियल, और उनके रेगुलर जो अप्रेजल वगैरह हैं, परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करोगे तो यू विल सी दैट इवेंचुअली वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमने कर लिया। डिसेंट्रलाइज यूजुअली जो हैं वो मल्टीनेशनल बिजनेसेस होते हैं, जो कहते हैं कि हम डिफरेंट रीजन से, कल्चर से लोग उठा के एक साथ उनको काम कराएंगे, एंड वंस वी डू दैट वी इवेंचुअली नो दैट दे विल बी एबल टू अचीव समथिंग गुड फॉर अस, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है। और सेंट्रलाइज बिजनेस कौन से होते हैं? जो कहते हैं कि हमने एग्जैक्ट सेम इमेज रखनी है, प्रोडक्ट रेंज वही रहेगी, उसी तरीके से बिजनेस चलेगा जैसे पहले चलता आ रहा है। ओके, तो ये हम बात कर कहाँ से रहे थे? ये बात हम कर रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स, मतलब दीज आर द इम्पोर्टेंट लिंक्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, जो हमें पता होने चाहिए कि ये चीजें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे और प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। अगर आप लाइन एंड स्टाफ रिलेशंस पे जाते हो, तो लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? आर दोज हु हैव अथॉरिटी ओवर अदर्स इन एन हायरार्कियल स्ट्रक्चर। बेसिकली लाइन मैनेजर वो होता है जो किसी के ऊपर होता है, एंड ही इज द वन हु एवरीवन रिपोर्ट्स टू। तो अगर जैसे सेल्स डायरेक्टर है, वो लाइन मैनेजर है अपने असिस्टेंट मैनेजर का, अपने दूसरे मैनेजर का। तो लाइन मैनेजर्स और स्टाफ मैनेजर्स जो होते हैं, इनकी आपस में, स्टाफ मैनेजर्स कौन होते हैं? इनकी अथॉरिटी नहीं होती। ये स्पेशलिस्ट हैं हु आर एम्प्लॉयड टू गिव एडवाइस टू सीनियर लाइन मैनेजर्स। ठीक है। तो इन दोनों की इसलिए बनना जरूरी है बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ठीक है। ये एक दूसरे का काम समझें, ये एक दूसरे को एक्सपर्ट ओपिनियन जहां जहां जरूरी है वहां पे देते रहें। ठीक है। क्योंकि स्टाफ मैनेजर्स आपने हायर ही इसलिए किए हैं बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड दे आर like they have more information and they need to provide assistance to line manager, then only line managers will be able to achieve something good. अभी तक क्लियर है ये? एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. No, sir. ओके, परफेक्ट। ठीक है। सो वी ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपकी वही मेन ऑर्गेनाइजेशन में ना दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम जब से बात कर रहे थे, और एक होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जिसको हम ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट वो बहुत जरूरी होता है। वो बहुत जरूरी क्या होता है? वो इसलिए जरूरी होता है कि वो जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप्स के पावर बहुत होता है। अगर मैं आपको स्कूल्स की बात करूं, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट इंग्लिश टीचर वुड बी फ्रेंड्स विद इंग्लिश टीचर। they can be friends with accounts teacher, they can be friends with business studies teachers. इससे क्या होता है that you get to know a lot of things about different departments। आपके डिपार्टमेंट में किस तरह से चल रहा है, अप्रेजल आप किस तरीके से लगा रहे हो, how are you do covering the syllabus, and once you get to know these things, so you come up with ideas in your own meetings as well। ठीक है। इस तरीके से ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है, ये एक तरीके का मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। लेकिन ये करता है कि ये आपके कोशिश ये होती है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स कैन आई लाइक कैन बी हेल्पफुल टू द फर्म बिकॉज आपको एक दूसरे का पता चलता है, यू मेक बेटर कोऑर्डिनेशन। लेकिन एट टाइम्स ये एक प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि आपके इनफॉर्मल लीडर्स के पास ना पावर ज्यादा आ जाती है, और वो
अगर हम लाइक इफ वी टॉक अबाउट दिस और मैं बोलूँ बिजनेस स्टडीज वाला डिपार्टमेंट तो सिलेबस इस तरीके से कवर करा रहा है और हमें तो बहुत रिगरस किया हुआ है, सो प्रोबेबली व्हाट दे विल से इज कि हम भी वही फॉलो कर लेते हैं। तो इनफॉर्मल लीडर के पास इस तरीके की ताकत होती है दैट कैन इन्फ्लुएंस अदर्स एज वेल। ठीक है, सो आई थिंक with this we are done with the chapter. Yes, we're done with the chapter over here. Please read through it. कल भी हमारी क्लास है, तो अगर आप लोग आज इसको रीड करोगे, so you can come up with a few questions. All right? Any questions? Okay, sir. देखो महा, आप जैसे पूछ रहे थे ना बेटा कि ये किस तरह क्वेश्चन आता है, अब ये ए लेवल एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये केस स्टडी लिखी हुई है इस पे, और केस स्टडी के साथ उन्होंने क्या लिखा है, आउटलाइन द कल्चर कॉन्फ्लिक्ट दैट सीम्स टू एग्जिस्ट इन दिस बिजनेस। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या कल्चरली प्रॉब्लम्स थे या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। फिर वो कहते हैं एनालाइज द पॉसिबल बेनिफिट्स टू एमएमसी ऑफ द डिसीजन टू डिलेयर द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब आपने डिलेयर पढ़ा था ऊपर, उसका क्या मतलब था कि आप एक बिजनेस वो एक पूरे के पूरे मैनेजमेंट स्टाफ को निकाल रहे हो, तो आपके पास बेनिफिट्स और क्या नाम है डिसएडवांटेजेस दोनों लिखे हुए। यू रीड थ्रू दैट एंड यू राइट इट ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ दिस केस स्टडी। ठीक है, फिर एनालाइज करने का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट्स लिखो और फिर उसको बताओ। और लास्ट इज डिस्कस द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑफ द न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब आपको ये अपने स्ट्रक्चर के थ्रू बताना है, तो दिस इज हाउ दे विल क्वेश्चन यू। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, सो वील स्टॉप ओवर हियर एंड वील जॉइन बैक इंशाल्लाह टुमारो फॉर आवर न्यू चैप्टर। All right, sir. ओके, अल्लाह हाफिज।